अ वेरी वेरी वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेस पर। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम लोग बेसिकली 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो कि हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एंड एथर, इन तीनों की IUPAC एंड कॉमन नेमिंग दोनों सीखेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं, एक तो हमने फंक्शनल ग्रुप पर लेक्चर किया था, उसमें मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप और उनकी प्रायोरिटी मेंशन करी थी। और उसमें मैंने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है ना। और वहाँ पर मैंने इसका जनरल फॉर्मूला भी मेंशन किया था। सो एक रिकॉल के लिए मैं बता दूँ, जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n+1 COOH। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। इसमें ये COOH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और CnH2n+1 बेसिकली हमारी एल्काइल चेन है। सो मैं इसको RCOOH भी लिख सकती हूँ। यानी मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस फॉर्म में मिलते हैं जहाँ पे एल्काइल चेन होती है, उससे एक COOH ग्रुप जुड़ा होता है। इसमें COH ग्रुप जो होता है, इसमें एक कार्बन डबल बॉन्डेड होता है एक ऑक्सीजन से और एक OH ग्रुप से जुड़ा होता है। ये बेसिकली इसका ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हम लोग IUPAC नेमिंग किस तरह करते हैं और कॉमन नेमिंग किस तरह करते हैं, ये तो वापस लिख देते हैं, CnH2n+1 COOH, ठीक है। सो IUPAC नेमिंग करने का तरीका होता है, देखिए किसी भी कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करने का बड़ा सरल सा तरीका होता है ना। कुछ कंपाउंड्स का अलग हो सकता है, लेकिन मोस्टली कंपाउंड्स का ऐसे ही होता है। हम जानते हैं एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। अब मुझे ये COH ग्रुप यहाँ जोड़ना है, लेकिन यहाँ कार्बन के अकॉर्डिंग सारे हाइड्रोजन फिल है, यानी कार्बन की सारी वैलेंसी जो है, एक सेकेंड, कार्बन की सारी वैलेंसी जो है वो फिल हो रखी है पहले से, ठीक है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से इसको अगर यहाँ डालना है यानी कार्बन से जोड़ना है ना, तो मुझे एक हाइड्रोजन तो निकालना पड़ेगा। एक ग्रुप ये अगर मुझे जोड़ना है तो मुझे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी अभी तक फुल है, तो कार्बन तो कोई और ग्रुप एक्सेप्ट करेगा नहीं। जब कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी एक हाइड्रोजन के निकलने के कारण, तो हमारा ये ग्रुप वहाँ आके जुड़ सकता है। तो देखिए CnH2n+2 है, तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकालूंगी तो CnH2n+1 हो जाएगा, ठीक है, और उसकी जगह COH ग्रुप आके जुड़ जाएगा, यानी बेसिकली ये वाला फॉर्मूला तब बनेगा, ठीक है। सो हमने देखा कि एल्केन से हमने COH मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से बना है। सो इसका नाम भी उसी तरह से बना सकते हैं हम लोग। कैसे? एल्केन नाम यही होता है एल्केन्स का, एल्केन की IUPAC नेमिंग यही होती है, ठीक है। अब मुझे इसमें डालना है कार्बोक्सिलिक एसिड, सो मुझे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा बनाना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगी, इस एल्केन का ये ई हटा दूंगी, ठीक है, और इसके पीछे लगा दूंगी निशानी इस कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो होता है इसका सफिक्स, वो होता है ओइक एसिड। देखिए मैंने क्या जोड़ा, मैंने ओइक एसिड जोड़ दिया, तो ये क्या बना, एल्केनोइक एसिड। क्या बना ये, एल्केनोइक एसिड, ठीक है। आई बात समझ में? तो हमने क्या किया, एल्केन में से ई निकाला सबसे पहले। ई क्यों निकाला, क्योंकि ई और अगर उसके बाद में ओइक एसिड डालती तो ई और ओ आसपास आ जाते और हम इन दोनों को साथ में प्रोनाउंस नहीं कर सकते। सो हम लोग ई हटा देते हैं, ठीक है, और रहता है सिर्फ ओ। तो इस तरह से नाम बनता है एल्केनोइक एसिड, ठीक है। याद रखने का एक तरीका है हमारे पास में, एल्केन में से ई हटाया, ओइक एसिड डाला, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। तो एल्केनोइक एसिड, अब ठीक है एल्केनोइक एसिड होता तो है, पर जब मेरे सामने कोई कंपाउंड आएगा तो मैं उसमें ये नाम कैसे दे पाऊंगी, उस कंपाउंड को मैं इस फॉर्म में नाम कैसे दे पाऊंगी। सो भाई मैंने आप लोगों को बताया है, ये पूरी जो चीज़ है ये पूरी सेम है, ठीक है। बदलने कौन वाला है, ये ALK, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ALK,
ये बदलेंगे भाई साहब। और ये मैंने पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में कि ALK जो होता है, ये ALK ये आता है हमारे वर्ड रूट से। बेसिकली हमारे वर्ड रूट को मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सब हमारे वर्ड रूट होते हैं। वो वर्ड रूट हम एज इट इज यहाँ फिट कर देते हैं और पीछे सेम वही ANOइक एसिड लिख देते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, वो उसका नाम बन जाता है। सिंपल केस है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, सिर्फ वर्ड रूट का नाम यहाँ फिट करना है, दैट्स इट, और पूरा नाम हो गया। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों के पास सबसे पहला हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला वाला लेते हैं। चलो ठीक है, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि यहाँ COH ग्रुप प्रेजेंट है। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH होते हैं, यानी ये एक एल्काइल चेन होती है और इस एल्काइल चेन में कार्बन तो होना ही चाहिए। तो बेटा ऐसा कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं तो यहाँ पे मेरे R नहीं जुड़ा हुआ, एल्काइल चेन नहीं जुड़ी हुई, यहाँ तो मेरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बट फिर भी हमारे पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक कार्बन तो प्रेजेंट है ना एटलीस्ट। अब अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। आई बात समझ में? यानी इसको ऐसे मत सोचना कि मैम ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन एटलीस्ट प्रेजेंट है और वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, सो क्या केस होता है, या तो HCOH जुड़ेगा, इसके बाद में फिर यहाँ पे एल्काइल चेन जुड़ती जाएंगी। अगर हम लोग आगे के होमोलोगस सीरीज की बात करेंगे, आगे के कंपाउंड्स की बात करेंगे, तो हम लोग इसमें R डालेंगे, CH2 ग्रुप ऐड करते जाएंगे। CH2 ग्रुप ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन इधर है, यहाँ CH2 और जुड़ा, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हो गए, 2 ये और 1 ये, CH3, और फिर ये COH ग्रुप ऐसे। तो ये इसका अगला मेंबर होगा। इसी तरह एक CH2 ग्रुप और जोड़ दो तो उसका अगला मेंबर, इस तरह होमोलोगस सीरीज बन जाएगी बेसिकली। सो ये हमारे इसका मेंबर होता है क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। इससे हमें एक और बात समझ में आई। देखो, इससे हमें एक और बात समझ में आई। क्या आई बात समझ में? कि हमारे पास में जो इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप का ये जो कार्बन है ना, इसे हम लोग हमारी चेन में इंक्लूड कर रहे हैं। अगर हम इसे चेन में इंक्लूड नहीं करते तो फिर तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होना चाहिए था, हाइड्रोजन क्यों है? और हाइड्रोजन है यानी ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं है। तो हम ये बात जान रहे हैं कि यहाँ पे हम जो चेन बनाएंगे उसमें ये कार्बन भी इंक्लूड होगा पेरेंट चेन के अंदर। किसके अंदर? पेरेंट चेन के अंदर ये कार्बन भी हम इंक्लूड करेंगे। ये बात हुई क्लियर? ओके। सो अब मुझे इसका नाम देना है। नाम देने का मेरा स्ट्रक्चर होता है एल्केनोइक एसिड। ठीक है, पीछे का तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है। एल्केनोइक एसिड में ये पीछे वाला जो पार्ट है ये तो हर जगह सेम ही रहना है। बात करनी है मुझे सिर्फ इस ALK के ऊपर। ठीक है, ALK यानी कि वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो भाई इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? तो हम देख पा रहे हैं एक COH का जो कार्बन है यही कार्बन है हमारे पास में। सो एक कार्बन प्रेजेंट है। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है हमारा फॉर 1 कार्बन मेथ। ठीक है, वर्ड रूट तो आप लोग जानते ही हो, मैंने बताया था हमारे IUPAC नेमिंग के स्ट्रक्चर वाले वीडियो के अंदर। तो मैं IUPAC नेमिंग स्ट्रक्चर बता रही हूँ, किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है IUPAC किसी भी कंपाउंड के नेमिंग का। सो मैथ हमारा वर्ड रूट हो गया। अब इस मैथ को बस यहाँ पे फिट करना है इस येलो बॉक्स के अंदर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? मैथ, फिर पीछे सेम लिख दो ANOIC एसिड। सो द नेम इज मीथेनोइक एसिड। क्या नाम होता है इसका? मीथेनोइक एसिड। ये हो गया इसका IUPAC नेमिंग। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो इसकी एक IUPAC नेमिंग हमने करके देख ली। कॉमन नेमिंग क्या करना पड़ेगा? तो कॉमन नेमिंग के लिए हमारे पास में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। कॉमन नेमिंग हम बेसिकली ट्रेवियल सिस्टम के ऊपर देते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा एसिड हमें कहाँ से मिल रहा है, जहाँ से मिलता है उस सोर्स के अकॉर्डिंग हम उसका नाम सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो आप एसिड देख रहे हो एक एसिड है। ठीक है, ये जो एसिड आप लोग देख रहे हो इसका कॉमन नेमिंग होता है फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज द नेम? फॉर्मिक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड क्यों, कहाँ से निकाला आपने ये नाम?
तो भाई ये वहाँ से निकला जहाँ से ये मिलता है, और ये मिलता है हमें हमारी रेड एंट्स के अंदर। लाल चींटियाँ होती हैं, जब काटती हैं तो कितनी देर जलन मचती है, वो इस एसिड के कारण मचती है। तो ये बेसिकली इसका नाम कैसे पड़ा, जहाँ ये मिल रहा है चींटियों के पास, और चींटियों के पास ये फॉर्मिका के नाम से मिलता है, दैट वे इट इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम हमने फॉर्मिक एसिड इसलिए रखा। सो अब आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए, मैम ऐसा हमसे किसी ने पूछ लिया तो हम कितने कुत्तों का नाम याद रखेंगे। तो भाई कोई नहीं पूछता, कुछ बेसिक कंपाउंड्स हैं जिनके नाम मैं आप लोगों को लिखा दूंगी, उनके नाम याद रहने चाहिए आप लोगों को। जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, इसका अगला आएगा, तो 2-3 ज़्यादातर 5 कार्बन तक के आप लोग नाम याद कर लीजिए, वो इनफ है हमारे लिए। ज़्यादा हमसे ऐसे नहीं पूछेगा कि 17 कार्बन वाले उसका एसिड का बताइए क्या कॉमन नेमिंग होता है, कोई नहीं पूछता। ठीक है, बस कुछ बेसिक के नाम हमें याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि बुक्स में इनको बहुत यूज़ किया जाता है। ये कम में देखने मिलेंगे, ये ज़्यादा देखने मिलेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक कंपाउंड्स के, सबके नहीं, बेसिक कंपाउंड्स के। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या, चलिए मैं आप लोगों को एक पूरा सीरीज एक बार लिखा देती हूँ, ओके, देन हम लोग लिख लेंगे। सो सबसे पहला मेंबर जो होता है हमारे सीरीज का, कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का, वो होता है HCOH, जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, दूसरा मेंबर मैंने क्या बताया, होमोलोगस सीरीज बनानी है तो एक CH2 ग्रुप ऐड करो। अब यहाँ CH2 ऐड करूंगी, 2 हाइड्रोजन यहाँ पहले ही है, एक और हाइड्रोजन, तो बना CH3 और फिर COOH। ठीक है, अब इसमें और CH2 ग्रुप ऐड करो, तो यहाँ तो होगा नहीं, CH3 तो पहले ही से ही पड़ा है, एक CH2 और आ गया और फिर COH आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम आगे कंपाउंड भी बना सकते हैं, एक एक CH2 ऐड करके, और ये लास्ट। ठीक है, ठीक है। सो इनकी IUPAC एंड कॉमन नेमिंग में साथ साथ लिखवा देती हूँ। सो IUPAC नेमिंग मुझे बताइए इसकी क्या होगी, अभी लिखी है हमने मेथेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग IUPAC नेमिंग लिख रहे हैं पहले, मीथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये IUPAC है, और फिर यहाँ हम लोग कॉमन नेमिंग लिख लेंगे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड क्यों भाई, ये पीछे वाला पोर्शन सब में सेम ही रहेगा। मेथ हमने क्यों लगाया, क्योंकि एक कार्बन प्रेजेंट था, सो मेथ। ठीक, अब इस पे आओ, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। सो फर्स्ट कार्बन ये, सेकेंड कार्बन ये, 2 कार्बन प्रेजेंट है मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो मैं ALK यानी वर्ड रूट की जगह मैं क्या लगाऊंगी, 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एथ यूज करते हैं। सो बस यहाँ येलो बॉक्स में मुझे एथ फिट करना है, तो क्या बनेगा एथ, और फिर पीछे वापस एज इट इज लिख दो, एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। ठीक है, अब बताओ इसका क्या नाम होगा, खुद सोचो, इसका क्या नाम होगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट, देखो COH ग्रुप के कार्बन को भी हमें इंक्लूड करना है, मैंने बताया चेन के अंदर हम इसे इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज 1 कार्बन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, 3 कार्बन प्रेजेंट है। सो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ड रूट प्रोप। तो यहाँ L की जगह प्रोप फिट करो, तो प्रोप और फिर एनोइक एसिड एज इट इज। ठीक है, सिमिलरली 4 कार्बन प्रेजेंट है, सो ब्यूट और एनोइक एसिड यानी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इसको आप लोग, हाँ सही है। और ये 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं, तो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, सो ये हुई इसकी इनकी IUPAC नेमिंग। बड़ा सिंपल सा काम किया है हमने, बस नंबर ऑफ कार्बन मेंशन करें, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, कितने कार्बन हम आपके, पीछे वाला तो सेम ही चल रहा है, ओइक एसिड ओइक एसिड ओइक एसिड सब सेम है। ठीक है, सो इसमें कोई डिफरेंस हमारे पास कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ स्पेशल केस आएंगे उस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग इस सीरीज का थ्रू आउट चलिए, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक है, हर टॉपिक को एकदम सिस्टमेटिकली समझाना थोड़ा मुश्किल होता है GOC के अंदर, स्पेसिफिकली IUPAC के अंदर, कि कहीं कहीं पे हमें नाम के स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, कहीं कहीं पे हमें रूल्स की ज़रूरत होती है। तो दोनों में से किसी एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा, और जब आप एक को चूज़ करोगे तो दूसरे वाले का थोड़ा बहुत पोर्शन जो हमारे यूज़ आना था वो हमें स्किप करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। सो इसलिए हम जब थ्रू आउट इस पूरे सीरीज़ के साथ चलेंगे तब हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट।
अब IUPAC हो गई, कॉमन नेमिंग करते हैं। चलो, तो कॉमन नेमिंग करनी तो हमें है नहीं, याद करनी है, ठीक है। सो याद करने के लिए फर्स्ट वाले का मैंने बताया क्या होती है, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि रेड एंड्स में मिलता है, ठीक है। CH3COOH इथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, वेरी पॉपुलर, याद कर लो, ठीक है। इन दोनों के नाम तो याद कर ही लो, बुक्स में ये लिखे ज़्यादा मिलते हैं, ये कम मिलते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड, वाई एसिटिक एसिड, बिकॉज ये जो एसिड होता है ये हमारे विनेगर में मिलता है। तो आप कहोगे ठीक है विनेगर में मिलता है तो क्या करें, एसिटिक एसिड क्यों नाम दिया आपने। तो भाई जो विनेगर होता है उसे लेटिन भाषा के अंदर या फिर ग्रीक भाषा के अंदर, इन दोनों में से किसी एक भाषा के अंदर एसिटम कहा गया है। आई थिंक लेटिन में कहा गया होगा एसिटम। सो फ्रॉम देयर इट केम एसिटिक। तो विनेगर को वहाँ एसिटम कहते हैं, तो ये एसिटिक बन गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। एसिटिक एसिड हमें इसे याद करना है। ये किस में पाया जाता है, विनेगर के अंदर पाया जाता है, CH3COH, ठीक है। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लो। किसका है ये, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब आती है बात CH3CH2COH। इसका कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड ना। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये है प्रोपेनोइक एसिड, वो है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब इसका नाम तो दे दिया गया है, मेरे को भी पता नहीं है कि इसका नाम प्रोपियोनिक एसिड क्यों होता है, ठीक है। आई थिंक सो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, प्रोप के अकॉर्डिंग इसका कॉमन नेम डिसाइड किया गया, आई थिंक। नाउ कम्स द ब्यूटेनोइक एसिड, इट इज नोन एज N, जगह कम पड़ी, ब्यूटरिक एसिड, दिख रहा है N, ब्यूटरिक, BUTYRIC, ब्यूटरिक एसिड। और वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज नोन एज बटर एसिड, बिकॉज ये बटर में मिलता है। बटर एसिड, ब्रेकफास्ट एसिड, क्योंकि बटर हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, ऐसे करके कई नाम बना दिए इसके। एन ब्यूटरिक एसिड का मेन कॉमन नेम है, बटर एसिड भी कहते हैं क्योंकि बटर में मिलता है, ठीक है। एंड इस पेंटेनोइक एसिड का नाम होता है वेलेरिक एसिड, वेलेरिक एसिड। मैं एक बार चेक करते हैं आप लोगों को दिख भी रहा है ये बोर्ड के नीचे या नहीं, ठीक है। वेलेरिक तक दिख रहा है ना। वेलेरिक के बाद मैंने एसिड ही लिखा है वैसे। वेलेरिक की स्पेलिंग है VALERIC एंड देन एसिड, वेलेरिक एसिड। इसको पेंटेनोइक एसिड को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये आप लोग कुछ कंपाउंड्स हैं, 5 कंपाउंड्स तक आप लोग याद कर सकते हो, इनको लिख लीजिए। इनके IUPAC नेमिंग तो आप लोग को पता चलेगा कैसे बनाने हैं, कॉमन नेमिंग आप इनकी लिख लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिए, ठीक है। सो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल, वेरी जनरल IUPAC नेमिंग इस तरह से होती है। ये बात हम लोगों ने देख ली, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा ईथर, ईथर, ठीक है। ईथर का जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, जनरल फॉर्मूला हमने देखा था ROR डैश, ठीक है, ROR डैश। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा ऑक्सीजन जो है उसे 2 एल्काइल चेन्स जुड़ रही हैं, ठीक है। कितनी चेन्स जुड़ रही हैं, 2 एल्काइल चेन्स जुड़ रही हैं। तो ये एल्काइल चेन और ये एल्काइल चेन सेम भी, मैंने इनको R और R डैश इसलिए लिखा है बिकॉज ये सेम हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। यानी ये कुछ अलग नंबर ऑफ कार्बन की एल्काइल चेन हो सकती है, ये कुछ अलग नंबर ऑफ कार्बन की एल्काइल चेन हो सकती है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। बीच में इन दोनों के ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इनकी IUPAC, मतलब एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं आप लोगों के सामने। जैसे कि ये CH3OCH3, सो ये मिथाइल चेन है, ये भी मिथाइल चेन है, दोनों ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। सो ये एक हमारे ईथर का एक फॉर्मूला है, एक जनरल कंपाउंड है ईथर का, ठीक है। तो ऐसे होती है ये सारे कंपाउंड्स, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं IUPAC की, ठीक है। IUPAC होती है इसकी एल्कोक्सी एल्केन, क्या होती है, एल्कोक्सी एल्केन। अब देखो यह थोड़ा सा डिफरेंस है, एल्कोक्सी और एल्केन। अब मैं देख रही हूँ कि ऑक्सी और एन ये तो सेम ही रहेंगे हर बार, ठीक है ना, लेकिन ये एल्क 2 बार आ रहा है,
यानी वर्ड रूट हमें 2 बार लिखना है। कौन कौन से वर्ड रूट? एक वर्ड रूट होगा इस चेन का, एक वर्ड रूट होगा इस चेन का, ठीक है। किस किस का होगा? एक वर्ड रूट होगा इस चेन का, एक वर्ड रूट होगा इस चेन का, ठीक है। अब मैं बताती हूँ। लेट्स से कि मेरा जो कंपाउंड है, ठीक है, ROR मैंने लिया, कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है यहाँ पे। इसके अंदर हमारी जो R वाली चेन है, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है एज कम्पेयर टू R डैश के अंदर। एल्काइल चेन है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। सो जो R वाली चेन है, ये जो एल्काइल चेन बन रही है, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, मान लो 5 कार्बन है, और इस वाली के अंदर मात्र 4 कार्बन है, ठीक है। सो हमें क्या करना होगा? जिस चेन के अंदर ज़्यादा कार्बन है उसको तो डालना होगा हमें एल्केन के अंदर, ठीक है। और जिस चेन में हमारे कम कार्बन है, यानी R डैश में कम कार्बन आएंगे हमारे, उसे हमें डालना होगा एल्कोक्सी के अंदर। क्या बात बता रही हूँ मैं बता रही हूँ, चलो एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। एग्जाम्पल है CH3 CH2 O CH3, बहुत ही बेसिक सा ईथर है ये, ठीक है, ठीक है। अब ऑक्सीजन से तो हमें कुछ करना नहीं है, ऑक्सीजन तो पड़ा है यहाँ पे। इसके इस साइड पे एक ग्रुप जुड़ा है ये वाला, और इस साइड जुड़ा है ये वाला, ठीक है। इस ग्रुप में ये इथाइल ग्रुप है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन गिनो 1 2 कार्बन एटम्स इसमें है, और यहाँ पे इस ग्रुप में एक ही कार्बन एटम है, सो 1, ठीक है। सो जब मैं नाम दूंगी मुझे एल्कोक्सी एल्केन नाम देना है, ठीक है। और एल की जगह मुझे वर्ड रूट लिखने हैं। किसके वर्ड रूट लिखने हैं? इन चेन के, यानी इन चेन में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन मुझे मेंशन करने हैं, ठीक है। सो बेसिकली जिस चेन में कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसका वर्ड रूट हम लोग एल्कोक्सी में डालेंगे, ठीक है। सो देखो CH3 ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, ठीक है। 1 का हमारा वर्ड रूट मेथ। तो जो मेथ है मैं इस एल्क में लिखूं या यहाँ लिखूं? तो मैं यहाँ लिखूंगी एल्कोक्सी वाले के अंदर, ठीक है। तो क्या बनेगा? मेथ है ये, तो यहाँ मैं डाल दूँ अगर मेथ, तो ये बन जाएगा मेथॉक्सी, ठीक है। और ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाला जो ग्रुप है इथाइल ग्रुप, में 2 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आ रहे हैं, इसे मैं डालूंगी इधर। तो यहाँ पे अगर मैं ALK की जगह 2 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के लिए एथ हम लोग यूज़ करते हैं, वो मैं यहाँ लिखूँ, तो ये बनेगा एथेन। नाम हुआ इसका मेथॉक्सी एथेन। आया बात समझ में? क्रिस्टल क्लियर हुई? किस में? एल्कोक्सी और एल्केन में कंफ्यूज नहीं होना। एल्कोक्सी मतलब लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एल्केन मतलब मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक सिंपल सी बात समझ सकते हो। एल्केन जो है हमारा, ये हम एल्केन कब यूज़ करेंगे? एक ट्रिक बताती हूँ यूज़ करने की। एल्केन के IUPAC नेमिंग का फर्स्ट रूल होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। यानी जिस चेन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो हम लोग एल्केन होता है हमारा, ठीक है। मेन पेरेंट चेन होती है। तो यहाँ पे भी जिस चेन में हमारे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वही हमारा एल्केन बनेगा, और इसमें कम होंगे वो एल्कोक्सी बन जाएगा। याद हो रहा है? जिस ऑक्सीजन के इधर भी एक चेन है, इधर भी एक चेन है, जिस चेन में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो चेन तो यहाँ जाएगी, और जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो चेन यहाँ जाएगी एल्कोक्सी में, ठीक है। जैसे यहाँ हुआ मिथॉक्सी और इथेन हमने यहाँ डाला, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक बार इसकी कॉमन नेमिंग मैं बता देती हूँ, ठीक है। कॉमन नेमिंग बड़ी सिंपल सी होती है। एल्काइल ईथर, क्या होती है कॉमन नेमिंग? एल्काइल ईथर, ठीक है। अब दोनों एक बार करके देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, ये है मेरा ईथर, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ, ये एक चेन है और इस ऑप्शन के इस साइड भी एक चेन बनी हुई है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो। इस चेन में 1 2 3 कार्बन एटम है, इसमें भी 1 2 3 ही कार्बन एटम है। दोनों ही चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, यानी ये R और R डैश बेसिकली एक ही चेन है, ठीक है। दोनों सेम हो गए। मैंने कहा था सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम है दोनों चेन। तो क्या करेंगे? तो IUPAC नेमिंग के अंदर, IUPAC के अंदर अब कोई टेंशन नहीं है,
अब क्योंकि इधर भी सेम नंबर ऑफ कार्बन है, इधर भी सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो इधर आपने दोनों में सेम ही आएगा बेसिकली वर्ड रूट। ये क्या है, ये ए एल के वर्ड रूट है हमारा, ठीक है, वर्ड रूट हम यहाँ डाल रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। क्योंकि दोनों में 3 कार्बन है, यानी दोनों का ही वर्ड रूट प्रोप बनेगा। इधर भी प्रोप, इधर भी प्रोप। अब इधर भी दोनों जगह प्रोप ही डालना है मुझे, तो क्या नाम बनेगा इसका, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, यही नाम बनेगा ना इसका, प्रोपॉक्सी प्रोपेन ही बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोप ही है, तो दोनों में फिट कर दिया प्रोप। अब कोई भी कहीं भी फिट करो सेम ही है, तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा इसका नाम। जहाँ कम होते वहाँ फिर वो एल्कोक्सी में जाता, और जहाँ ज़्यादा होते वो एल्केन में जाता, लेकिन दोनों में सेम ही है तो कोई भी कहीं भी डालो। आ रही है बात समझ में। अब कॉमन नेमिंग कैसे करनी है, तो कॉमन नेमिंग के अंदर एल्काइल ग्रुप है 2 और एल्काइल है 1। दैट मीन्स ये एल्काइल बेसिकली मेंशन कर रहा है जितने भी आपके पास में एल्काइल चेन्स हैं ऑक्सीजन के दोनों तरफ, उनके नाम आप यहाँ लिखते जाइए और पीछे लगा दीजिए ईथर, ठीक है। सो मेरे पास में यहाँ पे ये 3 कार्बन की एल्काइल चेन यानी प्रोपाइल चेन है, और ये भी 3 कार्बन की एल्काइल चेन यानी प्रोपाइल चेन है, ठीक है। ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, 2-2 प्रोपाइल है। तो 2-2 प्रोपाइल के लिए मैं क्या लिखूंगी, प्रोपाइल तो है, यानी मुझे यहाँ एल्काइल की जगह प्रोपाइल लिखना है, ठीक है। सो प्रोपाइल, पीछे ईथर, पर चूंकि दोनों प्रोपाइल हैं सो डाई प्रोपाइल ईथर, ये हुआ इसका कॉमन नेमिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, फिर बड़ा अच्छे से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, लास्ट एग्जांपल ले रही हूँ मैं। ठीक है, ये है मेरी ईथर इस बार, ठीक है। सो इस ईथर के अंदर एक ग्रुप मेरा ये प्रेजेंट है और एक मेरा ग्रुप ये प्रेजेंट है, ठीक है। इस ग्रुप में 1-2 कार्बन एटम्स हैं जिसके लिए वर्ड रूट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं 1 2 3 जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोप, ठीक है। सो इसके लिए एथ, इसके लिए प्रोप, ओके। सो अब IUPAC नेमिंग करो, IUPAC नेमिंग करो। सो IUPAC नेमिंग में एल्कोक्सी में हमें फिट करना है वो वाली चेन जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इधर हैं, 2 ही कार्बन एटम्स हैं, सो हम लोग एथ यहाँ फिट कर देंगे, सो बन जाएगा एथॉक्सी, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, 3 कार्बन हैं, तो प्रोप हम लोग यहाँ फिट कर देंगे, सो बन जाएगा प्रोपेन, ठीक है। अब आती है बात कॉमन नेमिंग की। सो कॉमन नेमिंग के अंदर हमें दोनों ही चेन को एल्काइल में लिख देना है, ठीक है। सो ईथर तो हमारा ईथर ही है, ओके। अब एक इथाइल प्रेजेंट है, एक प्रोपाइल प्रेजेंट है, एल्काइल चेन है ना, तो एक इसको इथाइल की तरह लिखेंगे, इसको प्रोपाइल लिखेंगे, ठीक है। सो इथाइल में ई आ रहा है, प्रोपाइल में पी आ रहा है। ई पहले आता है कि पी पहले आता है, ई पहले आता है, तो हम पहले किसे लिखेंगे, ई को लिखेंगे, यानी नाम बनेगा इथाइल प्रोपाइल ईथर। कुछ नहीं किया, एल्काइल की जगह दोनों ही चेन हमने मेंशन कर दी, इथाइल है, ये प्रोपाइल और फिर ईथर है, सिंपल, बहुत सिंपल केस है, ठीक है। दोनों सेम होते तो डाई लगा देते, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं तो पहले भाई जिसका अल्फाबेट पहले आता है वो पहले लिख दी, फिर दूसरी बार लिख दी, फिर ईथर लगा दिया, ठीक है। सो ये होती है ईथर की IUPAC एंड कॉमन नेमिंग। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, हमने बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, कर लिया नोट, तो चलिए ओके। अगला कंपाउंड है हमारे पास में एस्टर, ठीक है। एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ये होता है RCOOR डैश। अब आप इस स्ट्रक्चर को देख के कुछ कुछ आप लोगों को याद आ रहा होगा, RCOOH, तो जी बिल्कुल, ये जो एस्टर होता है ये एक एसिड डेरिवेटिव होता है, यानी हम इसे एसिड से डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव किया,
एसिड में एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, इस हाइड्रोजन को हटाया और ये R डैश यहाँ लगा दिया, एस्टर बन गया। सिंपल केस। R डैश क्या है, एक एल्काइल चेन है, R क्या है, ये भी एक एल्काइल चेन है। ये सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। सो ये हमारे पास में एक एसिड डेरिवेटिव होता है। इस कॉन्सेप्ट का इसकी कॉमन नेमिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ होता है कि ये एक एसिड डेरिवेटिव है। सो कॉमन नेमिंग भी इसकी एसिड्स की तरह होती है। कैसे होगी समझेंगे अभी, ठीक है। सो देखिए इनकी IUPAC नेमिंग कैसे होती है, IP फॉर IUPAC, ठीक है। IUPAC नेमिंग होती है इसकी एल्काइल एल्केनोवेट। O8 क्यों लगाया, O8 भाई इसका सफिक्स है। एल्काइल एल्केनोवेट होती है इनकी IUPAC नेमिंग। अब इसमें एक बात अच्छी है कि इसमें आप लोगों को नंबर ऑफ कार्बन गिनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग एल्काइल जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली उस ग्रुप के लिए जो ई कार्बन, देखो कैसे स्ट्रक्चर को खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। ये R है, ठीक है, फिर C है, फिर डबल बॉन्ड O, देन R डैश, ठीक है। सो इसके दो हिस्से हैं, एक एल्काइल ग्रुप तो कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, और एक एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। सो जो एल्काइल ग्रुप कार्बन से कनेक्टेड है, इस CO ग्रुप के कार्बन से कनेक्टेड है, उसे हम लोग लिखते हैं एल्काइल के अंदर, ठीक है। और जो हमारा एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, उसे हम लोग लिखते हैं एल्केनोवेट के अंदर। बड़े छोटे का कुछ है ही नहीं, ठीक है। सिंपल देखना है कि कौन सा एल्काइल ग्रुप किससे कनेक्टेड है। अगर वो कार्बन से जुड़ा हुआ है इस ग्रुप के, ये ग्रुप मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस एल्काइल चेन में भी R नहीं लिखा होगा, कार्बन ही होंगे। तो पहचानना है कौन सा कार्बन है। तो ये ग्रुप का कार्बन जो है, अगर इससे हमारा एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो वहाँ हम लोग एल्काइल के नाम लिखेंगे, ठीक है। और जो एल्काइल ग्रुप हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा है उसे हम लोग एल्केनोवेट में लिखेंगे, ठीक है। और इसकी कॉमन नेमिंग बता देती हूँ मैं। कॉमन नेमिंग जो होती है ना, वो होती है इनकी एल्काइल प्लस पेरेंट एसिड प्लस, हमारे पास में एल्काइल प्लस पेरेंट एसिड, हाँ 8, ठीक है। ये होती है इसकी हमारे पास में कॉमन नेमिंग, हाँ सही है, ठीक है। तो ये पेरेंट एसिड क्या चीज़ है, मैंने बताया अभी आप लोगों को कि जो एस्टर होते हैं वो एसिड से बनते हैं, यानी एक एसिड रहा होगा, उसमें से मैंने बस वो हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह मैंने एक चेन जोड़ दी, ठीक है। सो वो वाला जो एसिड था उसका कॉमन नेम क्या था, वो कॉमन नेम यहाँ लिखेंगे। उसके आगे हम लोग लगाएंगे एल्काइल। कौन सा एल्काइल, जो चेन हमने इस हाइड्रोजन को हटा के ये जो चेन जोड़ी, हाइड्रोजन हटा के जो R डैश जोड़ा ना, वो R डैश या एल्काइल में जाएगा। और पीछे सिर्फ 8 लगाना है। कैसे होगा बताता हूँ, देखो आइए एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये है मेरा एस्टर, ठीक है। तो इस एस्टर के अंदर जरा ध्यान से देखो, ये तो है मेरा ग्रुप, ये मुझे दिख गया मेरा ग्रुप, ठीक है। इससे एक ही जुड़ा हुआ है ये वाला ग्रुप, ये CH3 और ये CH2 CH3, ठीक है। सो अब मुझे दिख रहा है कि ये जो मेरे ग्रुप वाला कार्बन है, इससे कौन सा वाला हमारा ये जुड़ा हुआ है ग्रुप, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये मिथाइल को एल्काइल की जगह लिख देंगे। ऐसा नहीं करना, तो आपको कि मैडम अभी हमने यही तो बताया, R को ही तो लिखना है एल्काइल की जगह। अरे बेटा R को लिखना तो है एल्काइल की जगह, लेकिन ये जो CO वाला ग्रुप के अंदर ये जो कार्बन भाई साहब बैठे हैं, इन कार्बन भाई साहब का क्या, इनका भी तो नाम देना पड़ेगा ना। सो ये कार्बन भाई साहब भी इस एल्काइल चेन में इंक्लूड हो जाते हैं। यानी कि अगर लेट से इस एल्काइल चेन के अंदर 4 कार्बन थे, तो इसको इंक्लूड और कर लो तो 5 कार्बन हो गए। सो मैं यहाँ पे 5 कार्बन मेंशन करूंगी, 4 नहीं करूंगी। इस कार्बन को भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली मैंने ये बताया क्यों, इस कार्बन को मैंने इस गोले में क्यों रखा, ये बताने के लिए कि आप एल्काइल चेन में पता लगा सको कि कहाँ पे एल्काइल लिखना है, कहाँ पे एल्केनोवेट लिखना है, बस इतना सा। इस कार्बन को भी एल्काइल के अंदर इंक्लूड करना है, ये कार्बन भाई साहब भी एल्काइल के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। सो देखो अब हमारे पास में
ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है, ऑक्सीजन से ये ग्रुप जुड़ा है, कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है। सो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, एथ होता है। और ये 2 कार्बन चूंकि ऑक्सीजन से जुड़े हैं, सो ये आर डैश यहाँ पे आएंगे, ये आर डैश एल्केनोएट के लिए होता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप होता है वो एल्केनोएट में मेंशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 कार्बन है, सो मैं ALK की जगह एथ लिख दूंगी। सो बन जाएगा एथेनोएट। क्या बन गया, एथेनोएट। समझ आया कैसे बना, CH2CH3 2 कार्बन, ALK की जगह एथ लिख दिया, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट एथ यूज करते हैं, तो वो यहाँ लिखा तो बन गया एथेनोएट, ठीक है। अब आती है इस ग्रुप की बारी। सो यहाँ पे ये ग्रुप तो मिथाइल है और इस कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे, सो ये 2 कार्बन हो जाएंगे 1 और 2। सो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है एथ, ठीक है। और एथ हम लोग यहाँ लिखेंगे, एल्काइल में मेथ नहीं लिखेंगे, बता रही हूँ, METH मेथ नहीं लिखेंगे, ETH एथ लिखेंगे, इस कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे एथ लिखा यहाँ पे तो क्या बन गया, इथाइल बन जाएगा। सो इथाइल एंड देन इथेनोएट, ये होगा इसका IUPAC नेमिंग। अब आते हैं बात कॉमन नेमिंग की। मैडम कॉमन नेमिंग कर रही थी, बड़ा कैसे होगी कॉमन नेमिंग। सो जरा स्ट्रक्चर को ना ध्यान से देखो, पढ़ो इस स्ट्रक्चर को, IUPAC ऐसे ही मत करो, पढ़ो इस स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, ये स्ट्रक्चर बना रहा है एक CH3 ग्रुप है, फिर एक COO ग्रुप है, और उससे आके एक CH2CH3 जुड़ गया। मैडम मैंने ये वाला स्ट्रक्चर कहीं देखा था। तो मैं कहूँगी हाँ बेटा देखा तो होगा तूने, एसिड्स के अंदर देखा होगा। एसिड में याद करो, इथेनोइक एसिड जो था उसका स्ट्रक्चर कुछ यही था, बस यहाँ पे ये CH2CH3 की जगह हाइड्रोजन लेती थी, तो CH3COH था। मैंने ये हाइड्रोजन ही हटा दिया, ठीक है, और CH2CH3 लगा दिया, यानी ये तो एसिड से डिराइव हुआ, एसिटिक एसिड से बना ये वाला एस्टर, है ना। सो भाई एसिटिक एसिड से ये एस्टर बना, एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड तो अभी रहा नहीं, अभी एसिड थोड़ी रह गया है, अब तो एसिटिक बच गया बस। क्यों, क्योंकि एसिटिक एसिड से बना है, सो उसका कॉमन नेमिंग एसिटिक एसिड होता है। सो मैंने एसिटिक ले लिया, ठीक है, ओके। यानी पेरेंट एसिड की जगह मैंने लिखना है एसिटिक, ठीक है, और उसके पीछे सफिक्स लगाना है 8। तो एसिटिक प्लस 8 क्या बनेगा, एसीटेट। क्या बनेगा, एसीटेट, यानी मुझे यहाँ लिखना है एसीटेट। समझ आया एसीटेट कहाँ से आया, एसिटिक एसिड था मेरे पास में जिससे ये कंपाउंड बना, तो मैंने एसिटिक उससे ले लिया और पीछे 8 लगा दिया, तो एसीटेट बन गया, ठीक है। ये तक काम खत्म हुआ पीछे का, बची एल्काइल। तो एल्काइल भाई साहब वो चेन जो आपने हाइड्रोजन को हटा के लगाई है, यानी CH2CH3 ये वाली चेन। तो ये वाली चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम है, 1 2। सो एल्काइल की जगह बस वो 2 लिख दो, तो क्या बन जाएगा, एल्काइल की जगह 2, यानी 2 के लिए एथ, सो बन जाएगा इथाइल। तो ये इसका कॉमन नेम होता है इथाइल एसीटेट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब हमारा स्ट्रक्चर है ये है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो जरा, ऑक्सीजन के इधर ये ग्रुप जुड़ रहा है, कार्बन से यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ रहा है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, पर ऐसे देखने में कंफ्यूजन होगा, तो आप यही देखो कि भाई कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कार्बन से ये ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है। अब इसकी IUPAC नेमिंग करनी है, तो IUPAC नेमिंग होती है एल्काइल एल्केनोएट, ठीक है। सबसे पहले एल्काइल वो ग्रुप जो कार्बन से जुड़ रहा है, यानी ये ग्रुप प्लस ये वाला कार्बन, ये ग्रुप प्लस ये वाला कार्बन। इस ग्रुप में है 2 कार्बन, 1 और 2, और ये कार्बन और जोड़े होंगे तो हो जाएंगे 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है वो होता है प्रोप, यानी मुझे प्रोप यहाँ लिखना है एल्काइल की जगह, तो बनेगा ये प्रोपाइन, ठीक है।
और फिर एल्केनोवेट वो ग्रुप जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है, यानी ये वाला। इसमें कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। एक ही कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मेथ। तो यहाँ एल्केनोवेट की जगह मेथ लगाएंगे तो हो जाएगा मीथेनोवेट। सो प्रोपाइल मीथेनोवेट इज द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। अब आती है बात हमारे पास में कॉमन नेमिंग की, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद करूँ क्या? ये कॉमन नेमिंग चल रही है, ठीक है, और ये IUPAC है, ओके, ठीक है। कॉमन नेमिंग की बात करें अगर हम लोग, तो कॉमन नेमिंग के अंदर अब बताओ कौन से एसिड से बना है ये। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH2 COO COO CH3। सो आप कहोगे मैडम मैंने ये स्ट्रक्चर देखा है, ये स्ट्रक्चर देखा था मैंने प्रोपेनोइक एसिड के अंदर जिसमें 3 कार्बन थे, है ना। उस एसिड के अंदर ना यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ था बस, और ये प्रोपेनोइक एसिड था। इसका हाइड्रोजन आपने हटा दिया और CH3 जोड़ दिया, है ना। ये किया आपने? हाँ जी बिल्कुल यही किया मैंने। सो मैम इसका पेरेंट एसिड जिससे ये बना है वो हो गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। सो प्रोपेनोइक, ठीक है। और पीछे मुझे जोड़ना है इसके 8। सो बन गया प्रोपेनोएट, ठीक है। क्या बना? प्रोपेनोएट या फिर प्रोपेनोएट बेसिकली, ठीक है, प्रोपेनोएट। ओके, ये तो बन गया मेरा प्रोपेनोएट, पूरा काम हो गया प्रोपेनोएट, ओके। अब बची बात एल्काइल की, तो एल्काइल की जगह आपने यहाँ CH3 ही तो जोड़ा है, CH3 का एल्काइल हो जाएगा मीथाइल। सो मीथाइल प्रोपेनोएट इज द कॉमन नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। आई बात समझ में? तो 3 आज हम लोगों ने बेसिक हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप की डिटेल में स्टडी करी, उनकी IUPAC नेमिंग करने की, जो थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईथर एंड एस्टर, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई इसमें डाउट आया हो ना तो कमेंट करके पूछ लो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करने का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को इस पूरी सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट दे दी है, वो ज़रूर जाके चेकआउट कर लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों से मिलेंगे कुछ नए फंक्शनल ग्रुप के साथ, उनकी IUPAC और कॉमन नेमिंग के साथ में। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।